हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्लास है वो यूपीएससी बोर्ड यानी आईएएस आईपीएस एग्ज़ाम के मेंस सिलेबस पर आधारित रहने वाला है। हम आज के क्लास में यूपीएससी मेंस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं हम आपको कि हम इससे संबंधित एक लास्ट क्लास ले चुके हैं जिसमें हमने यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस डिस्कस किया है। तो आप उस क्लास को जाके देख सकते हैं, देन इस क्लास का लाभ उठा सकते हैं आप। तो डियर स्टूडेंट, हमने आखिर लास्ट क्लास में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की है उसके बारे में बात कर लेते हैं या फिर थोड़ा सा उसका ब्रीफ डिस्कशन ले लेते हैं। सो डियर, हमने लास्ट क्लास में कुछ हमारा डिस्कशन इस प्रकार रखा था कि जो यूपीएससी बोर्ड है वो आईएएस आईपीएस के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। क्या करवाता है? आईएएस आईपीएस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है, जिसको 3 स्टेप्स के माध्यम से कंडक्ट करवाता है। वो 3 स्टेप्स कौन कौन से देख लेते हैं। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फर्स्ट स्टेप होता है यानी प्रथम चरण होता है, देन सेकंड सेगमेंट होता है जिसे मेन एग्जामिनेशन बोलते हैं, और थर्ड सेगमेंट होता है जिसे इंटरव्यू बोलते हैं। इसको अच्छी तरह हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, आप जाके देख सकते हैं। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है इसमें 2 पेपर होते हैं जिनको दोनों के दोनों पेपर का सिलेबस हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जो जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड, जिसे सीसेट पेपर बोलते हैं। ठीक है गाइज। तो आज का जो हमारा सेशन है वो मेंस एग्जाम पर बेस रहने वाला है, यानी कि हम सेकंड सेगमेंट को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो आइए देख लेते हैं इसकी रणनीति क्या है, इसकी स्ट्रेटजी क्या है। तो जो मेंस एग्जामिनेशन है उसको हम 2 सब क्लास में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। और 2 सब क्लास क्या है? एक है आपका क्वालिफाइंग पेपर, दूसरा है मेरिट लिस्ट। जब क्वालिफाइंग पेपर की बात करते हैं तो इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेजेज है, जिसको हम इसके बारे में हम हल्का फुल्का लास्ट क्लास में बता चुके हैं। तो आज का जो हमारा फोकस रहने वाला है मेरिट लिस्ट पेपर्स पर रहने वाला है, यानी कि जो आपके रैंक निर्धारित करते हैं आईएएस एग्जाम के लिए। तो वो क्या कौन कौन से पेपर आइए देख लेते हैं। तो वो आपके मेंस एग्जाम के जो मेरिट लिस्ट पेपर है वो 5 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं डियर? वो 5 पेपर्स होते हैं। वो 5 पेपर कौन कौन से देख लेते हैं। उसमें पहला पेपर आपका होता है ऐसे पेपर, निबंध पेपर, देन आपका जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड, जीएस पेपर थर्ड और जीएस पेपर 4 होता है। तो आइए एक स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम इनके सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो ऐसे पेपर है, जो पहला पेपर होता है मेंस में, तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं आखिर इसमें क्या क्या रखा गया। तो इसमें जब बात करते हैं तो इसमें बोला गया है कि कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर्ड टू राइट ऐसे ऑन मल्टीपल चॉइस, यानी कि आपको क्या किया जाता है कि उसमें कई सारे ऐसे दिए जाते हैं जिसमें से आपको 2 ऐसे चुनने होते हैं। यानी कि आपको 2 ऐसे चॉइस मिल जाती है यहाँ पे आपको। ठीक है गाइज। तो उनमें से आपको 2 ऐसे करने होते हैं। एक ऐसे का वर्ड लिमिट रहता है आपका 1000 से 1200 या 12000 वर्ड्स रहते हैं उनका, यानी कि इतने शब्दों में आपको कवर करना होता है ऐसे, यानी कि आपको वर्ड लिमिट भी दे रखी है। ठीक है गाइज। और देन क्या क्या बातें की गई है आइए देख लेते हैं उसके बारे में। तो इसमें बात किया गया दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली द सब्जेक्ट, यानी कि आपको जो ऐसे कवर करना होता है वो किसके क्लोज में कवर करना होता है? सब्जेक्ट का, यानी कि आपको टाइटल दे दिया जाएगा और वो टाइटल का क्या होगा? आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। ज़्यादातर टाइटल्स क्या होते हैं? आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है गाइज। तो आपके जब सब्जेक्ट अच्छी तरह कवर होगा तो आप इसको बेहतर तरीके से कवर कर पाएंगे। देन इसमें बात की गई है ऐसे टू अरेंज टू देयर आइडियाज, और आपको क्या करना? अपने विचारों को अरेंज करना होता है, यानी कि भाषा का एक फ्लो होना चाहिए। एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस है जो आपका, एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस क्या होना चाहिए? लिंक होना चाहिए, यानी कि जो बात आपने फर्स्ट सेगमेंट में या फर्स्ट सेंटेंस में कही है उसी को कवर करे दूसरा सेंटेंस भी। ऐसा नहीं कि पहला तो रामायण के बारे में बात कर रहा है और दूसरा महाभारत के बारे में बात करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइज। और बाकी हम ऐसे राइटिंग के बारे में भी क्लास डालेंगे, आखिर कैसे करें यूपीएससी में ऐसे राइटिंग, उसमें क्लियरली या अच्छी तरह से आपको चीज़ें डिफाइन की जाएगी और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस पेपर है वो भी आपको डिस्कस करवा दिए जाएंगे द स्टडी अलायंस चैनल पर। तो डियर, देन नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा, इसमें दे रखा आपको क्रेडिट विल गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, यानी कि क्या कह रहा आपको इफेक्टिव चीज़ें यूज करनी है और क्या करना, उसका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होना चाहिए, यानी कि जो आप कहना चाह रहे हैं वही समझ पाए सामने वाला। काफ़ी बार क्या होता है कि हम जो चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती सारी चीज़ें भी हम राइट डाउन
नहीं कर पाते, ऐसी समस्या देखी गई। तो ये समस्याओं से आपको क्या प्रैक्टिस के माध्यम से आप इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो डियर इसमें जो ऐसे पेपर है इसमें सिर्फ इतना ही कुछ दे रखा, ज़्यादा कुछ चीज़ें डिफाइन नहीं कर रखी है, तो आपको ये सब चीज़ें देखनी होती है। आई होप आपको ये पेपर का सिलेबस समझ में आया होगा। हम चलते हैं अब नेक्स्ट पेपर की ओर, जिसे जीएस पेपर फर्स्ट कहा गया। सो डियर हम ऐसे पेपर कवर कर चुके हैं, अब इसका जो जीएस पेपर फर्स्ट है इसको कवर कर लेते हैं। आखिर देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है। आइए डियर तो हम बात कर लेते हैं जीएस पेपर फर्स्ट, आखिर इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो देख लेते हैं हम इसके सिलेबस को। तो पहले इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट कवर की गई, तो आपको इंडियन हेरिटेज कवर किया गया, यानी कल्चर कवर किया गया, और हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री तो करनी है आपको, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, तीनों के तीनों तो कवर करनी है। इसके साथ में आपको उसका कल्चर भी कवर करना और इंडियन हेरिटेज को भी कवर करना है। देन इसमें ज्योग्राफी की बात की गई है और वर्ल्ड सोसाइटी के बारे में आपको पढ़ना है। आइए देख लेते हैं आखिर इन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या बात की गई है अंदर सिलेबस में। तो इसके जो फर्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है आपको इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट आस्पेक्ट। क्या करना है इसमें, जो इंडियन कल्चर पढ़ना है उसके साइलेंट आस्पेक्ट्स को पढ़ना है, यानी जो छुपे हुए हैं उनके बारे में आपको जानना है, जो छुपे हुए कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में आपको जानना होता है। सो डियर क्या कवर करना है आपको, उसके साइलेंट एस्पेक्ट को कवर करना है। देन आर्ट फॉर्म को कवर करना है उसकी, यानी कि उसकी कलाओं की जो रूप है वो क्या क्या है। देन बात की गई इसमें लिटरेचर की बात की गई है। लिटरेचर यानी आपको साहित्य कवर करना है कि कौन कौन से साहित्य कब कब लिखे गए, उनमें क्या क्या लिखा गया, कौन कौन से मोनार्क या कौन कौन सी पीरियड की कंडीशंस को उसमें क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। देन आपके बात करते हैं इसमें आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, यानी आपको क्या करना है प्राचीन भारत से लेके आधुनिक भारत तक के स्थापत्य कला यानी कि आर्किटेक्चर को कवर करते हैं। आइए इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ किस प्रकार से करते हैं। तो आर्किटेक्चर और दूसरा इसी का जो सब अलायंस टॉपिक है वो है उसको क्या बोलते हैं, स्कल्पचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, स्कल्पचर बोलते हैं, यानी कि मूर्ति कला। तो मूर्ति कला के बारे में जो क्वेश्चंस वगैरह देखे जाते हैं या फिर हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे क्या क्या चीज़ें करेंगे, हम इसमें कुछ स्टाइल्स को कवर करेंगे। स्टाइल्स मीन्स क्या होता है, शैलियाँ, जो शैलियाँ दी गई है स्कल्पचर में, तो कौन कौन सी शैली की स्कल्पचर्स बनाई गई थी उनके बारे में बात करते हैं। क्या बोलते हैं उनको, स्टाइल बोलते हैं, यानी कि शैली कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको, शैली कहते हैं। कौन कौन सी शैली, तो बात करते हैं आपकी जो फर्स्ट शैली आती है कौन सी आती है, गांधार शैली आती है। कौन सी आती है, गांधार स्टाइल आती है आपकी। देन उसके बाद में मथुरा स्टाइल आती है। कौन सी आती है, मथुरा स्टाइल आती है। और इसी प्रकार से कौन सी आपकी जो एक ग्रीक स्टाइल होती है। तो इन तीनों का क्या किया जाता है, समराइज किया जाता है, इनको मिलाया जाता है। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से यहाँ से आपको चीज़ें पढ़नी होती है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की। तो नेक्स्ट सेगमेंट आपको दे रखा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आपको क्या दे रखा, विशेषता मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे फोकस किया गया अबाउट मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। और इसमें क्राइटेरिया भी डिसाइड किया गया है, यानी आपको कहाँ से पढ़ना है, 18th सेंचुरी से पढ़ना है। यूनिटी द प्रेजेंट सिग्निफिकेंस इवेंट, और उन जो मॉडर्न इंडिया में जो घटनाएं घटी हैं तो उनका क्या क्या महत्व है, उन घटनाओं का क्या क्या महत्व है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, इनके बारे में देखना होता है। देन बात कर रहे हैं इसमें पर्सनैलिटीज एंड इशूज, यानी कौन कौन से ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं, कौन कौन से ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सन हुए हैं जिनका इन्फ्लुएंस रहा पूरी की पूरी सोसाइटी पर। लाइक एज एग्जांपल की बात करें तो महात्मा गांधी हो गए, हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हो गए। देन बात करते हैं इसी प्रकार से कई सारे फिलोसफर्स भी इसमें ऐड किए जाते हैं। तो इन सबको अध्ययन हमको क्या होता है, करना होता है। ठीक है गाइज। देन नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं जिसमें दे रखा है आपको द फ्रीडम स्ट्रगल। देखिए डियर, हम आपको बार बार बोलते हैं, ये बार बार आपसे बोला गया है, थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से एक वीडियो को रोकना पड़ा बीच में। चलो कोई नहीं, करते हैं कंटिन्यू। तो सो डियर हम बात किए थे कि जो ये क्या कर रखा है, इसमें दे रखा है आपको द फ्रीडम स्ट्रगल। तो हम आपको बार बार फोकस करते हैं कि आप सिलेबस देखेंगे तो ही आपको एग्जाम का क्राइटेरिया पता लगता है। अब देखो इसमें क्या किया गया, आपको मतलब हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो आपको किस सेगमेंट को फोकस करना है, तो
फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि आपको स्वतंत्रता आंदोलन को विशेष फोकस करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें भी और चीज़ें डिफाइन की गई। इसमें बोला गया इट्स वेरियस स्टेज एंड इम्पोर्टेंस कंट्रीब्यूटर्स, यानी कि कौन कौन लोग हैं जिनके द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया इसमें, यानी किन किन के द्वारा सहयोग किया गया इन आंदोलन में, उन सभी को पढ़ते हैं। देन बात किया गया इसमें फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, यानी कि देश के विभिन्न विभिन्न भाग से कौन कौन ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सन थे जिनके द्वारा अपना पार्टिसिपेशन दिया गया था इंडियन नेशनल मूवमेंट में। यानी आपको ये चीज़ें पढ़नी होगी। इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें तो आपको 1857 यानी 1857 की जो क्रांति है उसको पूरा का पूरा कवर करना होता है। देन इसके बाद में 1920, 90s, 30 लाइक एज ऐसे कई सारी घटनाएं हुई है, उन सभी घटनाओं को हमें नेशनल मूवमेंट में पढ़ना होता है। देन नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं हम। आखिर क्या है हमारा नेक्स्ट सेगमेंट। जब नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो इसमें आपको दिया गया है पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत की बात की गई, यानी कि आपको कौन सा सेगमेंट पढ़ना है 1947 से 2020 तक का जो सेगमेंट है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में आपको पढ़ना होता है, ठीक है गाइज। तो उसको इंक्लूड किया गया इसमें। देन बात की गई है रिकॉग्नाइजिंग विद द कंट्री, और क्या करना है इसको रिकॉग्नाइज करना है कंट्री के साथ में। देन नेक्स्ट सेगमेंट इसमें दिया गया है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बिल इंक्लूडिंग इवेंट 18th सेंचुरी। देखो जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है वो भी आपको क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा रिसर्च कर देनी है, आपको 18th सेंचुरी से स्टार्ट करना। डियर हम मेंस पेपर की बात कर रहे हैं और मेंस में भी जीएस पेपर की नॉट ऑप्शनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है आपको 18th सेंचुरी दे रखा, सच एज इंक्लूडिंग रिवोल्ट्स, यानी कि वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से रिवोल्ट्स हुए हैं, कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई हैं, वो सब आपको पढ़ना होगा। जो क्रांतियों की बात करते हैं तो कौन कौन सी क्रांति हुई है अब तक, एक दो के बारे में बता देते हैं आपको एग्जाम्पल के रूप में। जैसे फ्रांस क्रांति है तो फ्रांस की क्रांति का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। देन उसके बाद में पूरा यूरोपियन रिवोल्ट होता है, यानी कि उसका जो भी रशियन क्रांति है, आपकी अमेरिकन क्रांति है, तो ये सारी क्रांतियों को आपको यानी कि इन सारे रिवोल्ट्स वगैरह को आपको पढ़ना होगा, ठीक है गाइज। इन रिवोल्यूशंस को आपको पढ़ना होगा। देन सेगमेंट की बात करते हैं तो इसमें दिया गया आपको वर्ल्ड वार्स दी गई, यानी कि तीनों के तीनों दोनों के दोनों वर्ल्ड वार को कवर करनी है। देन प्लस में आपको कोल्ड वार को भी कवर करना है, इसलिए हम 3 बोल दिए, तो कंफ्यूज नहीं होने का है। 3 रिवोल्ट हुए थे बड़े बड़े जिनको वर्ल्ड वार में कवर करते हैं। तो वर्ल्ड वार की जब बात करते हैं तो कितने वर्ल्ड वार हुए हैं हमारे, 2 वर्ल्ड वार हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार। देन प्लस में बात करते हैं उसको बोलते हैं हम कोल्ड वार। अब ये ऐसा नहीं कि रजाई ओढ़ के इनके द्वारा युद्ध किया गया था, सर्दियों में क्या होगा सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बारे में हम हिस्ट्री में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो क्या क्या रखा है इसमें, नेशनल बाउंड्रीज, और आपको नेशनल बाउंड्रीज कॉलोनाइजेशन पढ़ना है, यानी कि आपको उपनिवेशवाद पढ़ना है, उपनिवेशीकरण पढ़ना है, ठीक है गाइज। किस किस प्रकार से विदेशों के द्वारा यानी यूरोपियंस या अदर कंट्रीज के द्वारा कॉलोनियाँ बनाई गई थी, कहाँ कहाँ पे कॉलोनियाँ बनाई गई थी, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमको इसका स्टडी करना होता है। देन बात करें डिकोलोनाइजेशन दे रखा आपको, बी औपनिवेशीकरण के बारे में दे रखा। देन पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनिज्म, यानी कि आपको कम्युनिज्म भी इसमें पढ़ना है, ठीक है गाइज। पता नहीं क्यों बार बार गला खराब हुआ जा रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट को। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, और इंक्लूड हमको क्या क्या कवर करना है। कैपिटलिज्म करना है यानी पूंजीवाद को करना है, सोशलिज्म करना है यानी कि हमको समाजवाद को भी कवर करना है। इसमें एक एस्पेक्ट को कवर किया गया वो है देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑन द सोसाइटी, और इनका समाज पे क्या क्या प्रभाव पड़ा, इन सभी को हमें देखना होता है। देन बात की गई साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज के साइलेंट फीचर को देखना है। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत में किस किस प्रकार की विविधताएं पाई जाती है उनको कवर करना है। देन बात की गई रोल ऑफ वुमेन्स, यानी कि महिलाओं का क्या भागीदारी रही है उनके बारे में बात करना है। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, और कौन कौन सी महिलाओं से संबंधित संस्थाएं थी उनकी बात की गई है। देन पॉपुलेशन एंड
एसोसिएशन इशूज यानी इससे संबंधित मुद्दों की बात की गई है। पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट किसकी बात की गई है, और यहाँ पे गरीबी को भी देखना है और उसमें विकास की दर क्या रही क्या नहीं रही उनके बारे में भी देखना है। देन नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हो तो इसमें आपको दिया गया है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, यानी कि वैश्वीकरण का क्या प्रभाव रहा भारत पर। ठीक है गाइस, भारत पर जो वैश्वीकरण का प्रभाव रहा उसके बारे में बात की गई है। तो ये सभी प्रभाव देखने होंगे इसमें, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी कि पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, लाइक एज, इसी प्रकार से आपको सारे के सारे एस्पेक्ट्स कवर करने होंगे। देन नेक्स्ट सेगमेंट की बात करें तो इसमें दिया गया है आपको सोशल एम्पावरमेंट दिया गया है, यानी कि आपको सामाजिक सशक्तिकरण की बात की गई है। देन इसमें कम्युनलिज्म की बात की गई है, रीजनलिज्म की बात की गई है, देन सेक्युलरिज्म की बात की गई है, यानी पंथ निरपेक्ष किस किस प्रकार से आप धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष रह सकते हैं इसकी बात की गई है। देन नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट क्या है हमारा, नेक्स्ट सेगमेंट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज। आपको क्या पढ़ना है कि भाई जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका वितरण किस किस प्रकार से है, कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे नहीं है। इसको किसके संदर्भ में देखना है, आपको वर्ल्ड के संदर्भ में देखना है, और कौन कौन से वर्ल्ड के संदर्भ में भी इसमें एक स्पेसिफाई एरिया दिया गया है, नोट आपको कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उनको कवर करना है। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, क्राइटेरिया दे रखा है, यानी ज़्यादा कुछ नहीं देख रहा है, इंक्लूडिंग क्या है, साउथ एशिया को और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, यानी भारत तो पढ़ना ही, साथ में आपको किसको फोकस करना है, साउथ एशिया को भी कवर करना है। देन बात करते हैं, इसमें बात किया गया सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, यानी कि आपको जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो कैसे चलता है, 3 सेक्टर पे बेस होता है। कौन से होता है, 3 सेक्टर्स पे बेस होता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज जिसको बोलते हैं, तो वो कैसा होता है, एक में तो होता है रॉ मटेरियल्स होते हैं यानी कच्चे पदार्थ होते हैं, दूसरा होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है जिसको विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। देन उसके बाद में होता है आपका सर्विस सेक्टर, यानी कि सेवा क्षेत्र होता है। इसमें कच्चे पदार्थ होते हैं जैसे कि गेहूं, अनाज वगैरह, कच्चे क्रूड ऑयल वगैरह, इनको कवर किया जाता है। देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या किया जाता है, क्रूड ऑयल को तो रिफाइन किया जाता है यानी कि उनको प्योर किया जाता है और गेहूं से क्या किया जाता है, आटे की ब्रेड बनाई जाती है। देन सर्विस सेक्टर की बात करें तो जब रॉ मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाते हैं, या फिर एक टीचर का एग्जांपल लेते हैं, एक टीचर आपको पढ़ाता है तो वो भी क्या है, सर्विस प्रोवाइडर होता है, यानी कि सर्विस के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। आई होप आपको ये सेगमेंट समझ में आया होगा। तो ये तीनों के तीनों एस्पेक्ट्स जो दे रखे हैं यूपीएससी बोर्ड के द्वारा वो आपको अच्छी तरह डिटेल में पढ़ने। देन दे रखा आपको इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल फिनोमिना, यानी कि आपको जो जोग्राफिकल घटनाएं हैं उनके बारे में पढ़ना, सच एज अर्थक्वेक। अब इसमें भी स्पेशलाइज किया गया, आपको अर्थक्वेक पढ़ना है, भूकंप के बारे में पढ़ना है, सुनामीज के बारे में पढ़ना, कौन कौन सी सुनामीज आई है। देन वल्केनोज एक्टिविटीज़ को पढ़ना है आपको, यानी ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है। साइक्लोन्स पढ़ना है, यानी आपको तूफान पढ़ने हैं। जब साइक्लोन्स की बात करते हैं तो आपको पता है अलग अलग रीजन्स में इसका अलग अलग नाम दिया जाता है, या फिर अलग अलग रीजन से अलग अलग वेव्स की वजह से ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है गाइज, तो वो सब हम ज्योग्राफी की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है गाइज। देन बात किया गया ज्योग्राफिकल फीचर्स, और क्या करने हैं आपको कवर, ज्योग्राफिकल फीचर्स करने हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई देख लेते हैं। लोकेशन चेंज इन ए क्रिटिकल ज्योग्राफी फीचर्स, इसमें आपको बात की गई विशेष, इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज, आपको जितनी भी वाटर बॉडीज है उनके बारे में देखना, आइस कैप्स के बारे में देखना है। देन बात करते हैं इसमें फ्लोरा और फ्यूना, यानी आपको जंतु और पादप दोनों के बारे में देखना है। यानी कि जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं तो एग्जांपल के थ्रू क्या होता है, जैसे कि अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसमें पादपों की स्थिति क्या है, ह्यूमन की स्थिति क्या है, एनिमल्स की स्थिति क्या है, यानी फ्लोरा और फ्यूना दोनों को देखना हो। इसी प्रकार से इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं या एशिया रीजन की बात करते हैं तो ये सभी को क्या करना, हमको पढ़ना होता है कंपेयर करके। ठीक है गाइस। देन नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं, क्या है आखिर हमारा नेक्स्ट सेगमेंट देख लेते हैं उसको। तो आई होप आपको ये जीएस पेपर फर्स्ट का सिलेबस समझ में आया होगा। तो पूरा का पूरा सिलेबस हम जीएस पेपर फर्स्ट कवर कर चुके हैं। देन हम नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं, क्या है आखिर हमारा नेक्स्ट सेगमेंट देख लेते हैं। तो हमारा जो क्या है नेक्स्ट सेगमेंट है आपका जीएस पेपर 2 है। क्या है हमारा जीएस पेपर 2 है, उसके सिलेबस को
डिस्कस करते हैं। आई होप आपको जीएस पेपर फर्स्ट का सिलेबस अच्छी तरह समझ में आया होगा। डियर, हम आपको सजेस्ट कर देते हैं कि इस क्लास को एक बार नहीं, आप 5 बार 10 बार देखिए, क्योंकि सिलेबस को लेकर माइंड में जितनी क्लियरिटी रहेगी आप चीज़ों को उतने ही अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे और उसी बेहतर तरीके से आपको उसको पढ़ पाएंगे। आइए देख लेते हैं हम हमारा जीएस पेपर सेकंड का सिलेबस आखिर क्या है। जीएस पेपर सेकंड सिलेबस तो जर्नल स्टडीज पेपर सेकंड बोलते हैं इसको। आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें कवर की गई, तो मोटा मोटा तौर पर देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स को रखा गया। तो इसमें आपके गवर्नेंस को रखा गया, यानी कि आपकी जो गवर्न एक्टिविटीज़ है उनको सबको स्टडी करना होता है। देन कॉन्स्टिट्यूशन को रखा गया, आपको पूरा का पूरा संविधान पढ़ना होता है। संविधान में आपको कई सारी चीज़ें पढ़नी होती है, जैसे कि आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं, इसके पार्ट्स पढ़ने होते हैं। देन इसमें आपको क्या क्या फीचर्स वगैरह दिए गए हैं, लाइक एज इस प्रकार के कुछ चीज़ें आपको पढ़नी होती है। तो सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादातर कवर करना। अब कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर सारे के सारे आर्टिकल रटने होते हैं क्या? तो डियर, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सारे के सारे आर्टिकल्स रटने हैं। कुछ बेसिक आर्टिकल्स है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इन्फ्लुएंस रखते हैं सोसाइटी से, उनको आपको क्या करना है, पढ़ना है। या फिर कारण विवश न्यूज़ में वगैरह में रहते हैं, उन चीज़ों को आपको देखना है। यानी बेसिक देखो, जनरल स्टडी की बात की गई है इसमें। किसकी बात की गई है? सॉरी, जर्नल स्टडी की बात की गई है। तो आपको ज़्यादा कुछ इतना डीप में रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, जर्नली पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। ठीक है गाइज। देन इसमें पॉलिटी रखी गई है आपकी, और पॉलिटी के साथ में सोशल जस्टिस को रखा गया। आखिर सामाजिक न्याय की स्थिति क्या है उसके बारे में पढ़ना होता है। देन इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि विदेशों के साथ भारत के कौन कौन से क्या क्या संबंध है, इनको देखना होता है। आइए इनमें से एक एक सब्जेक्ट को देख लेते हैं, एक एक सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं, आखिर उनमें क्या क्या कवर किया गया है। तो जब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कवर करना होता है हिस्टोरिकल। तो डियर, इसमें कवर किया गया है आपके हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड इवोल्यूशन। आखिर इसका विकास कैसे हुआ, फीचर्स, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, अमेंडमेंट्स, इसमें क्या क्या अमेंडमेंट किए गए हैं आज तक, यानी क्या क्या नई चीज़ें ऐड की गई है बाय अमेंडमेंट। ठीक है। देन बात की गई है सिग्निफिकेंट प्रोविंस, यानी कि कौन कौन से प्रोविंस के महत्व है या नहीं है, उन चीज़ों के बारे में लिखना है। देन बेसिक स्ट्रक्चर को इसमें विशेष फोकस किया गया। देन नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं, आखिर क्या है नेक्स्ट सेगमेंट देख लेते हैं। तो जब नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो इसमें नेक्स्ट सेगमेंट आता है हमारा फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। आखिर इसके क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यूनियन एंड द स्टेट, यानी कि केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, उनके बारे में पढ़ना होता है। देन इशू एंड चैलेंजेज पार्टनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, आपको क्या पढ़ना है, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। डिविलेशन ऑफ पावर एंड फाइनेंस अप टू लोकल लेवल एंड चैलेंजेज देयर इन, इसके अंदर क्या क्या चैलेंजेज है, क्या क्या चैलेंजेज नहीं है, क्या क्या चुनौतियाँ, क्या क्या चुनौतियाँ नहीं है, इन सब के बारे में देखना होता है। देन बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की। नेक्स्ट सेगमेंट में से सेपरेशन ऑफ पावर को इंक्लूड किया गया। सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण की बात की गई, इसके लिए आपके क्या किया गया, पार्लियामेंट को यानी संसद को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी सिस्टम को रखा गया, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों रखा है, यानी शक्तियों का विभाजन किया गया, एक दूसरों से क्या नहीं करती, हस्तक्षेप नहीं करती है ये। ठीक है गाइज। और देन बात करते थे इनमें कैसे कैसे कार्य करेगी, तो इसके लिए क्या किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ शेड्यूल्स कवर किए गए। उसमें शेड्यूल 7 आता है, जिसमें इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह कवर किया गया। उसमें कैसे कवर किया गया कि इसमें पावर को 2 सेगमेंट्स में बांटा गया, 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया, सेंट्रल, स्टेट और क्या बोलते हैं उसको, तीसरे को कंकरेंट, यानी कि 3 लिस्ट बनाई गई है पावर के हिसाब से, जिसको सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं, स्टेट लिस्ट बोलते हैं और कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। इसको हिंदी में बात करें तो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें अपने अपने विषय रखे गए, उन्हीं विषयों पर काम कर सकते हैं। यानी कि जो सेंटर के अंदर विषय रखे गए उसमें सेंटर लॉ बना सकता है, जिस पे स्टेट में जो विषय रखे गए उसमें स्टेट लॉ बना सकता है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ विषय ऐसे भी हो सकते हैं जिन पर दोनों को मिलकर काम करने की आवश्यकता होती है, उनको कंकरेंट लिस्ट में यानी कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। आइए नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं। आखिर नेक्स्ट सेगमेंट क्या है,
हमारे सिलेबस का। तो नेक्स्ट सेगमेंट की जब बात करते हैं तो इसमें दिया गया है आपको कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद द, और क्या पढ़ना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम को पढ़ना होता है, ठीक है गाइज। देन नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, आपको क्या पढ़ना होता है, सेंटर में पार्लियामेंट को पढ़ना होता है और स्टेट में क्या पढ़ना होता है आपको, स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ना होता है, यानी कि राज्य विधायिकाओं को पढ़ना होता है आपको, ठीक है गाइज। इसमें एमएलएज को कवर किया जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है गाइज। देन इसमें क्या, इसमें भी कुछ स्पेसिफाई किया गया आपको, देख लेते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है, उसमें फंक्शंस पढ़ने होते हैं, कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस पढ़ना होता है, पावर पढ़ना होता है, प्रिविलेजेस पढ़ने होते हैं, देन इशू अराइजिंग आउट ऑफ दीज, इनके बारे में आपको पढ़ना होता है, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट सेगमेंट। तो नेक्स्ट सेगमेंट आपका स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि आपको कार्यपालिका की संरचना पढ़नी है, उसका गठन पढ़ना है, वो कैसे कार्य करती है, इसके बारे में पढ़ना आपको। देन इसमें दिया गया आपको एंड जुडिशरी सिस्टम, तो जुडिशरी सिस्टम के भी स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शंस को आपको पढ़ना होता है। सॉरी। देन बात करते हैं मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्या पढ़ना आपको, मिनिस्ट्रीज के बारे में पढ़ना गवर्नमेंट की, और उनके डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ना है। मिनिस्ट्रीज की बात करें तो जैसे एक दो एग्जांपल बता देता आपको, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हो गई जिसको उड्डयन मंत्रालय बोलते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई आपकी, फूड मिनिस्ट्री होगी, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो गई। तो ये सारे क्या मिनिस्ट्रीज हैं। इसी प्रकार से कई सारे मिनिस्ट्री जिनको कवर किया जाता है। डिपार्टमेंट की बात करें तो इसी प्रकार से कई सारे डिपार्टमेंट भी कवर किए गए हैं। देन बात करते हैं इसमें गवर्नमेंट प्रेशर ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बात की गई, फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स की बात की गई। देन बात करते हैं इसमें एसोसिएशन एंड देयर रोल और पॉलिटी, इसमें पॉलिटी में इनका क्या क्या रोल है, क्या क्या भागीदारी है, इन सब के बारे में देखना होता है। देन नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा साइलेंट फीचर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, किसके बारे में बात की गई, रिप्रेजेंटेशन की बात की गई, पीपल्स एक्ट की। देन इसमें बताया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफरेंट पोस्ट्स हैं उनके बारे में बात करनी होती है आपको, उनके पावर के बारे में बात करनी होती है, फंक्शंस के बारे में बात करनी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में यानी उनका उत्तरदायित्व क्या बनता है उनके बारे में बात करनी होती है, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, और कौन कौन सी बॉडीज़ हैं उनके बारे में बात करता। तो बॉडीज़ के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले, जो लास्ट क्लास में बताए थे, कोई नहीं एक बार फिर से कवर कर लेते हैं। जब बॉडीज़ की बात करते हैं तो बॉडीज़ क्या होती है, संस्था होती है अपने आप में, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इससे रिलेटेड प्रोविजंस दे रखे हैं। क्या क्या प्रोविजंस दे रखे हैं कि दो प्रकार की बॉडीज़ होगी, एक तो होगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक काय, दूसरी होगी आपकी स्टेच्यूटरी बॉडीज, इनको बोलते हैं संविधानोत्तर काय, यानी कि कौन कौन सी होती है इसके अंदर आपको दिया जाता है। जैसे कि यूपीएससी को ले लेते हैं तो यूपीएससी क्या है आपकी एक बॉडी है, कौन सी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और देन स्टेच्यूटरी बॉडी की बात करें तो आपका नीति आयोग इसमें आता है, ठीक है। तो अब इनके बारे में पॉलिटी में डिटेल में पढ़ना होगा, लास्ट क्लास में भी हम एक ओवरव्यू ले चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। देन बात करते हैं इसमें नेक्स्ट सेगमेंट की, और स्टेच्यूटरी रेगुलेशन वेरियस क्वाजी जुडिशरी बॉडीज, यानी कि जितनी भी अर्ध संघ न्यायिक बॉडीज या संस्थान है उनके बारे में आपको पढ़ना होता है। देन नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट क्या है आखिर हमारा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट सेगमेंट की जब बात करते हैं तो इसमें आता है आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, यानी उनका जो हस्तक्षेप है कहाँ और डेवलपमेंट की बात की गई है। वेरियस सेक्टर्स एंड इशूज अराइजिंग ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी किस प्रकार से वो अपनी नीतियाँ बनाती है, उसे कैसे लागू करती है, उससे विकास में क्या क्या मदद मिलती है, ETC आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। देन बात करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, क्या पढ़ना आपको, विकास की प्रक्रिया क्या है, इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना। उसमें इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसमें NGOs का रोल पढ़ना कि NGO इसमें क्या क्या रोल निभाती हैं, SSGs क्या रोल निभाती है, वेरियस ग्रुप डिफरेंट जो समूह है वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं, अपने एसोसिएशंस जो डिफरेंट एसोसिएशन है, डोनर्स है, चैरिटीज़ है, इंडस्ट्रियल एंड अदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनका क्या क्या रोल है इंडियन सोसाइटी के विकास में, उन सभी को भी हमें इसमें पढ़ना होता है। देन सेगमेंट की बात करते हैं तो वेलफेयर स्कीम्स, यानी कि जो समाज कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई गई उनको पढ़ना होता है। देन इसमें वनरेबल सेक्शंस, यानी कि जितने भी वनरेबल सेक्शंस हैं उनके बारे में बात की गई, ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। तो क्या कहना है, सेंटर और स्टेट के लिए
वेलफेयर स्कीम्स लाई जाती है, वनरेबिलिटी सेक्शन यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है उसका भी ध्यान रखा जाता है। देन नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं, कहा आखिर हमारा नेक्स्ट सेगमेंट देख लेते हैं। तो इसमें बात की गई आपका परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम्स, यानी कि जो स्कीम्स यानी योजनाओं को लागू किया जाता है उनका क्या परफॉर्मेंस रहता है, क्या नहीं रहता है, यानी किस स्तर तक उनको लागू की जाती है, नहीं की जाती है, क्या समस्याएं फेस की जाती है, उनके बारे में सॉरी हमें पढ़ना होता है। देन बात की गई मैकेनिज्म, लॉ, इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज कंस्टिट्यूट फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दिस वनरेबल सेक्शंस, इन सभी तमाम बातों का ध्यान रखना होता है। देन नेक्स्ट सेगमेंट हमारा इशू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट, यानी विकास से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनको भी देखना होता है। मैनेजमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर्स, यानी कि जितने भी सामाजिक क्षेत्र हैं। तो डियर नेक्स्ट सेगमेंट की बात कर लेते हैं। इसमें आपको दे रखा है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, यानी कि आपको डिफरेंट एस्पेक्ट देखने होते हैं गवर्नेंस के। ट्रांसपेरेंसी देखनी होती है, आखिर इसमें क्या क्या ट्रांसपेरेंसी है, क्या क्या पारगम्यता वगैरह रखते हैं। एंड अकाउंटेबिलिटी, ये किस किस के प्रति अकाउंटेबल होती है, उत्तरदायित्व होती है। ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ना होता है आपको। एप्लीकेशंस, मॉडल्स, सक्सेशंस, लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल सिटीजन्स चार्टर के बारे में भी आपको पढ़ना होता है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स, इन सभी तमाम बातों को ध्यान रखना होता है। देन नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा रोल ऑफ सिविल सर्विसेज डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर जो सिविल सेवा का क्या रोल है, क्या भागीदारी है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होता है। देन इसमें बात की गई इंडिया एंड इट्स नाइबरहुड रिलेशन, यानी कि आसपास की कंट्रियों से क्या क्या संबंध है भारत के। चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा दिखाई देते हैं आपको एस्पेक्ट्स, आखिर क्या एस्पेक्ट हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो जब इसके बारे में बात करते हैं तो क्या आता है आपके कि जो नाइबरहुड कंट्री उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे तो एक प्यारा पाकिस्तान है, ठीक है। देन ये पूरा का पूरा कोस्टल रीजन है आपका, यानी कि समुद्री सीमा क्षेत्र है। यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपका क्षेत्र आ जाता है कौन सा, म्यांमार वाला क्षेत्र आ जाता है नाइबरहुड, यानी कि आपकी पड़ोसी कंट्रीज पड़ती है। ये पहला पड़ता है आपका पाकिस्तान पड़ता है। दूसरा यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा जो कश्मीर वाला एरिया को है, जो पाक ऑक्यूपाइड एरिया, यानी पाकिस्तान के द्वारा जो ऑक्यूपाई किया गया है इंडिया के क्षेत्र को, उस रीजन को टच करता है। तो आपके दूसरी कंट्री अफगानिस्तान होती है। देन यहाँ पे छोटे सी एक कंट्री जिसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप, नेपाल बोलते हैं, वो भी इसमें यानी कि भारत के पड़ोसी देशों में आता है। देन यहाँ पे चाइना है ही है, इसको कौन नहीं जानता, सॉरी यहाँ पे नहीं है ये, यहाँ पे थोड़ा मैप बड़ा बन गया, ठीक है। देन उसके बाद में चाइना हो गई तीसरी कंट्री। चौथी कंट्री आपकी म्यांमार हो गई। देन यहाँ पे एक कंट्री और पड़ती है, बता सकते हैं क्या, चलो कोई नहीं, आज तो बता देते हैं हम। तो इसमें आपका बांग्लादेश पड़ता है पांचवी कंट्री। इस प्रकार से आपकी जो भी जितनी भी पड़ोसी कंट्री नीचे बात करते हैं तो आपका मालदीवस आता है, यहाँ पे श्रीलंका हो जाता है आपका छोटा सा, ठीक है। तो ये जितने भी अड़ोस पड़ोस की कंट्रीज हैं इनके बारे में भी हमको क्या पढ़ना होता है, और उसके बारे में आपको स्पेशली दे रखा है, तो आपको विशेष फोकस करना भी होगा। इससे संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह क्या कहा गया, देखो इसमें कहा गया आपको नाइबरहुड रिलेशंस, यानी इनसे किस प्रकार के संबंध रखते हैं, राजनीतिक संबंध कैसे, हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस कहते हैं कैसे हैं, हमारे इकोनॉमिकल रिलेशंस कैसे हैं, हमारे कल्चरल रिलेशंस कैसे हैं, ETC, इनके बारे में हमको तमाम बातें पढ़नी होती है। देन बात करते हैं बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग, यानी कि द्विपक्षीय संबंधों को देखने होते हैं। इसके अंतर्गत आपको ज्योग्राफिक क्षेत्र के बारे में देखना होता है, यानी कि आपकी बॉर्डर कहाँ तक लगती है, कहाँ तक नहीं लगती है, कौन कौन से क्षेत्र आपकी कंट्री को टच करते हैं। ग्लोबल ग्रुपिंग, यानी कि और विश्व स्तर पर कौन कौन से ऐसे ग्रुप है जो बनाए गए हैं कंट्रीज के द्वारा मिलकर। तो इसके बारे में बात करें तो कौन कौन से ग्रुप है, ये थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते। तो गाइज इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें यूरोप यूनियन हो गया, आपके क्या हो गया डियर, इसमें आपके यूरोप यूनियन हो गया। देन
बिमस्टेक हो गया आपका। देन बात करते हैं आपका आसियान हो गया। इस प्रकार से कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे, उनके बारे में हमको स्टडी करनी होती है इनके अंतर्गत, इनके बारे में, इनमें कितने मेंबर्स है, कब इनको इस्टेब्लिश किया गया था, इनका उद्देश्य क्या है बनाने के पीछे, ईटीसी हम इनको इंक्लूड करके या इनको पढ़ते हैं हम, ठीक है, इस सेगमेंट के अंतर्गत। देन बात करते हैं तो इसमें आपके बात आती है अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया, और उनको क्या करना है, इंडिया को इन्वॉल्व करते हुए पढ़ना होता है आपको, ठीक है गाइस। नेक्स्ट सेगमेंट है आपका इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया इंटरेस्ट, यानी कि इंडिया के इंटरेस्ट को रखते हुए क्या जितने भी विकसित देश हैं उनके बारे में भी हमको स्टडी करनी होती है इसके अंतर्गत। देन बात की गई इसमें इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में बात करनी होती है, एजेंसीज हैं उनके बारे में बात करनी होती है, जैसे कि WHO वगैरह हो गई, ठीक है, WTO, ETC के बारे में हमको पढ़ना होता है। फॉर देयर स्ट्रक्चर मैंडेट, यानी कि इनके बारे में मैंडेट की गई है क्या स्ट्रक्चर वगैरह, इनको हमको पढ़ना होता है। तो आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। हम GS पेपर 2 को भी कवर कर चुके हैं, ठीक है गाइज। तो आइए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा रहने वाला है। तो हम नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है आपका GS पेपर 3। तो GS पेपर 3 को बात कर रहे हैं हम, ऐसे पेपर GS पेपर फर्स्ट, GS पेपर सेकंड को कवर कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं GS पेपर 3 पर, आखिर क्या है इसका सिलेबस। तो डियर GS पेपर 3 के अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट रखी गई, पहले उस पर बात कर लेते हैं। इसमें जब सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपका पहला सब्जेक्ट इसमें टेक्नोलॉजी रखा गया, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट रखा गया, देन बायोडाइवर्सिटी रखा गया आपको, देन एनवायरनमेंट रखा गया, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इस प्रकार से कुछ सब्जेक्ट्स है जिनको कवर किया गया। अब इनको एक एक सब्जेक्ट को एक एक स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, आखिर इनमें कौन कौन सा क्राइटेरिया या सिलेबस को डिफाइन किया गया। तो इसमें फर्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो इसमें इंडियन इकोनॉमी किसको कवर किया गया है, इंडियन इकोनॉमी में देख लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी में इशू रिलेटिंग टू प्लानिंग, यानी कि विकास से संबंधित या इकोनॉमी चलाने के लिए क्या क्या प्लानिंग्स है, मोबिलाइजेशन है, देन इसमें रिसोर्सेज हैं, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है एंड एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि रोजगार से संबंधित जो मुद्दा प्रेजेंट में जोरों शोरों पर है, ठीक है गाइस। तो इन सभी को भी हमें पढ़ना होता है। देन बात की गई इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसमें बार बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा बोला जाता है कि सबका साथ सबका विकास, वो यही सेगमेंट है, सबका साथ लेंगे और सबका विकास करेंगे। अब करते हैं नहीं करते वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है गाइस। देन इसमें दिया गया इशू अरेंजिंग फ्रॉम इट, और क्या किया गया इसमें मुद्दों को अरेंज करना होता है आपको, ठीक है गाइस। तो डियर हमारा नेक्स्ट सेगमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट क्या, जब नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आता है आपका गवर्नमेंट बजटिंग। इससे रिलेटेड हम इस ईयर का जो बजट था उस पर क्लास ले चुके हैं, आप जाके हमारी लास्ट क्लास है देख सकते हैं। तो उसको हमको अच्छी तरह पढ़ना होता है। देन बात करते हैं मेजर क्रॉप्स क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि जो हमारे फसल है, फसल का चक्र क्या है, किस चक्र में बोई जाती है, वो तीनों चक्र आप जानते हैं कौन कौन से चक्र है, खरीफ फसल या खरीफ क्रॉप्स, देन राबी क्रॉप्स एंड एक कौन सी आती है, जायद फसल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पैटर्न होता है, उनको कवर किया जाता है। इसके अंतर्गत हमें वो चीज़ें पढ़नी होती है। इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के विभिन्न विभिन्न भाग में ये पैटर्न क्या रहता है, इसके बारे में अध्ययन करना होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ इरीगेशन, जो अलग अलग क्षेत्र है उसमें सिंचाई के लिए क्या क्या फैसिलिटीज यूज की जाती है या क्या क्या पैटर्न यूज किया जाता है, उसके बारे में पढ़ना होता है। इरीगेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर, और जो इससे संबंधित बाजार है वो कैसा है कैसा नहीं है, क्या अवेलेबिलिटी है क्या अवेलेबिलिटी नहीं है, ETC पर हमें बात करनी होती है इसमें। देन इसमें आपको बताया गया है कि प्रोड्यूस एंड इशूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, और इसमें क्या किया गया, फार्मर को भी ऐड किया गया। देन बात करते हैं इशू रिलेटिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हम पहले बात कर चुके हैं, दोबारा बात कर लेते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसमें इशू रिलेटिंग यानी कि आपको जो मुद्दे हैं वो किससे रिलेट होना चाहिए, सब्सिडीज से रिलेटेड मुद्दे
जो इस टाइम पे चढ़ते भड़कते चल रहे हैं। देखा है किसान आंदोलन, तो किसान आंदोलन किस पे बेस है? सब्सिडीज और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। तो इसको आपको एक बेहतर तरीके से पढ़ना होगा जब आप प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। देन इसमें देखा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस सिस्टम है। पीडीएस सिस्टम के थ्रू किस चीज़ों को कवर किया जाता है तो आपको बता देते हैं। इसमें आपने देखा होगा राशन की जो दुकानें होती हैं वो इसी के अंतर्गत आती है। राशन की दुकानों के अंतर्गत एक पिछड़े वर्ग वगैरह को कवर किया जाता है। उनमें इंसेंटिव ने उनको क्या एक प्रॉफिट प्रोवाइड यानी एक वेलफेयर स्कीम प्रोवाइड करवाई जाती है कि जो गरीब तबके के यानी कि बेलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं यानी कि बेलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं या इससे नीचे आते हैं, उनके लिए क्या 2 रुपये किलो में अनाज, चीनी, चाय, ईटीसी चावल वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो आप इकोनॉमी में अच्छी तरह पढ़ेंगे, ठीक है गाइस जी। देन बात करते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य क्या है, फंक्शनिंग, इसके फंक्शंस क्या है, लिमिटेशंस, इसकी लिमिटेशंस क्या है, रिवैपिंग्स, इशूज ऑफ बफर स्टॉक, इसके क्या क्या बफर स्टॉक है, फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशंस एंड इकोनॉमिक एनिमल रियरिंग्स, यानी कि आपको पशुपालन से रिलेटेड सारी चीज़ें देखनी होती है। देन बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, आखिर क्या है नेक्स्ट सेगमेंट, इसको देख ले, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आपका फूड प्रोसेसिंग है, रिलेटेड इंडस्ट्रीज यानी कि किस प्रकार से खाद्य का प्रसंस्करण किया जाता है उस पर बात की गई है। देन बात की गई इंडियन स्कोप्स की बात की गई है, इसमें सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, यानी इसमें क्या क्या उतार चढ़ाव देखे गए हैं आज तक, उन सभी का अध्ययन करना होता है। देन इसमें लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई यानी कि भूमि का जो पुनर्गठन वगैरह किया जाता है वो कैसे किया जाता है, क्या क्या इनका बेस रखा जाता है, उन सभी को रीड करना होता है हमें। देन सेगमेंट है हमारा इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण की बात की गई, इकोनॉमी के यानी अर्थव्यवस्था का कैसे उदारीकरण किया जाए या नहीं किया जाए, इनके बारे में पढ़ना होता है हमें, ठीक है। चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, और जितनी भी इंडस्ट्रीज पॉलिसी औद्योगिक क्षेत्र नीतियां हैं उनमें परिवर्तन की बात की, क्या क्या परिवर्तन होते रहते हैं, क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या नहीं होने चाहिए, क्या क्या अब तक हुए, इन सभी तमाम बातों को देखते हैं हम इस सेगमेंट के अंतर्गत। देयर इफेक्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या रही है इनके बारे में बात करते हैं। इनके लिए रिपोर्ट्स भी जारी की जाती है अलग अलग संस्थाओं के द्वारा। देन नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें बात की गई इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, आधारभूत संरचना बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, आधारभूत संरचना बोलते हैं इसको। तो आधारभूत यानी कि जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेते थोड़ा कि सर क्या है आखिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना। देखिए जब एक स्टूडेंट होता है तो स्टूडेंट के लिए बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या क्या होती है, तो एक स्टूडेंट को एक पेन चाहिए होता है, एक कॉपी या फेयर चाहिए होती है, एक बुक चाहिए होती है। तो जब ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होगी देन वो क्या कर पाएगा, अपनी स्टडी कर पाएगा। तो ये उनका क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर हो गई या उसका आधारभूत ढांचा होगा जिनके माध्यम से अध्ययन किया जा सकता है। आई होप समझ में आया होगा आपको एग्जाम्पल। देन बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की। तो इसमें दिया गया आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी दी गई है, पोर्ट्स दिए गए हैं यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र के बारे में बात करनी है। पोर्ट्स यानी जितने भी बंदरगाह हैं उनके बारे में बात करनी है। रोड एंड ट्रांसपोर्ट, इसमें एयरपोर्ट्स के बारे में भी बात करनी है, उसमें पढ़ना रेलवेज के बारे में ETC फोकस करना होता है। देन बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, क्या क्या इन्वेस्टमेंट मॉडल है इंडिया के अंदर विदेशी कंट्रीज के लिए आए, तो इन सभी पर बात करनी होती है। देन इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की गई, इसमें दिए गए डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट इन एवरी डे लाइफ, यानी कि प्रत्येक दिनचर्या के अंदर इनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, कैसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, इनके एप्लीकेशंस है वो क्या क्या रहते हैं, क्या क्या नहीं रहता है, ETC पर बात की गई। नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट सेगमेंट हमारा क्या है, नेक्स्ट सेगमेंट देख लेते हैं। इसमें बात की गई साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी एक विशेष एरिया कवर किया गया, वो कौन सा एरिया है उनके बारे में देख लेते हैं। इसमें दे रखा है आपको डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ, यानी कि इस प्रत्येक दिन की दिनचर्या पर इनका क्या क्या प्रभाव रहता है, क्या क्या प्रभाव नहीं रहता है, इनके बारे में तमाम बातों को हमको इसमें अध्ययन करना होता है। देन बात करते हैं अचीवमेंट ऑफ इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि इसमें बात कर रहे थे एक एक करके देख लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या क्या अभी तक हमने अचीवमेंट किए गए। आपको याद ही होगा 2022 में हमारा क्या जाने वाला, चंद्रयान जाने वाला, यानी कि हमारा ह्यूमन भेजा जाएगा चंदा मामा पे, ठीक है गाइज।
देन इसमें बात की गई इंडस्ट्रियलाइजेशन की, यानी हमारा जो औद्योगिकरण है वो कैसा है, कैसी ग्रोथ है, कैसी ग्रोथ नहीं है, अब तक कितने इंडस्ट्रियलाइजेशन या कितने इंडस्ट्रियल पीरियड आ चुके हैं उनके बारे में तमाम बात करनी होती है। देन इसमें टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग की बात की, क्या क्या टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है, नहीं बनाई जा रही है, क्या क्या इनोवेशंस किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे हैं, ETC मुद्दों पर इसमें बात की जाती है। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आए। देन नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट क्या है। तो जब नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो इसमें आपको इसमें दिया गया है अवेयरनेस इन फील्ड, IT फील्ड की अवेयरनेस होनी चाहिए, स्पेस की होनी चाहिए, कंप्यूटर की होनी चाहिए, रोबोटिक्स की होनी चाहिए, नैनो टेक्नोलॉजी की होनी चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी की होनी चाहिए, एंड इशूज रिलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी आपको ह्यूमन जितने भी क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बुद्धि अधिकार, यानी जो भी आपके जैसे कि बात करते हैं इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या आते हैं, तो इसमें आते हैं जैसे कि कोई चीज़ आप न्यू डेवलप करते हैं तो उस पर आपका अधिकार है, आपका कॉपीराइट बनता है। अगर उसी चीज़ को किसी के द्वारा कॉपी करके बना दिया जाता है और आप तो उसके लिए क्या किया जाता है, आपको ये राइट्स पढ़ने होते हैं, यानी कि आपकी जो स्किल है उसको कोई चुरा ना सके, इसके लिए आपको क्या किया जाता है, ह्यूमन राइट्स वगैरह को पढ़ना होता है। ठीक है गाइस जी। देन नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं, इसमें कंजर्वेशन बात की गई है, यानी किस प्रकार से चीज़ों का संरक्षण करना चाहिए, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात की गई, डिग्रेडेशन की बात की गई, यानी किस प्रकार से पर्यावरण का क्षतिग्रस्त हो रहा है, किस प्रकार से इसमें कमी होती जा रही है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि इसको कैसे सुधारा जा सका, ETC पर बात की, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि कौन कौन से डिजास्टर हैं और क्या क्या इसका मैनेजमेंट की पॉलिसीज है, ETC आपको इसमें अध्ययन करना था। देन इसमें बात की गई है लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीम्स, साइड में शादी हो रहा, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा उसके लिए। तो आइए नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है आइए देख लेते हैं गाइज। तो जो नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है आपको रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंज टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी, यानी कि आपकी जो आंतरिक सुरक्षा है उससे संबंधित चीज़ों को पढ़ना होता है, नॉन स्टेट एक्टर्स और एक्सटर्नल स्टेट से जो थ्रेट्स वगैरह होती हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करना होता है, उनसे कैसे हम डिफीट कर सकते हैं या कैसे उनको सोल्व कर सकते हैं, ETC पे आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। देन नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं, इसमें बात की चैलेंज टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट इन इंटरनेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, और आपको इसमें किसको फोकस करना होता है, साइबर सिक्योरिटी को। ठीक है गाइज। देन सेगमेंट की बात करते हैं तो इसमें बात की गई सिक्योरिटी चैलेंजेस, सिक्योरिटी चैलेंजेस देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर्ड एरिया, लिंक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम विद टेररिज्म, और आपको टेररिज्म को भी इसमें टैकल करने की बात की गई है। देन नेक्स्ट सेगमेंट हमारा जो लास्ट सेगमेंट है उस पर बात किया गया वेर सिक्योरिटी फोर्स एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, यानी कि इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस और इनकी एजेंसी के बारे में आपको मैंडेट किया गया है, यानी कि पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, एज लाइक ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, जिन चीज़ों को हमें करना ही होता है, हमारी इच्छाओं पर डिपेंड नहीं होता है, यानी कि हमें किसी रूल्स नियम रेगुलेशंस से हम बंधे हुए होते हैं। तो गाइज इस प्रकार से हम पेपर थर्ड को भी कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट कौन सा स्ट्रेटजी रहने वाली है हमारी, आइए देख लेते हैं। तो स्ट्रेटजी का हमारा नेक्स्ट सेगमेंट था पेपर 4, क्या था हमारा GS पेपर 4। आइए देख लेते हैं आखिर GS पेपर 4 का भी सिलेबस क्या है या क्या नहीं है। तो गाइज जब हम बात करते हैं पेपर 4 की, जर्नल स्टडीज़ के पेपर 4 का सिलेबस को हम अध्ययन कर रहे हैं, देख लेते हैं आखिर इसमें क्या क्या ऐड किया गया। तो इसमें जब बात करते हैं एथिक्स, इसको बोलते हैं नैतिक शास्त्र, नैतिक शास्त्र को इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। वैसे तो आप क्लास में अच्छी तरह पढ़ेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या। देखो इसमें बात की गई है, एक शब्द होता है आपका एप्टीट्यूड और एक होता है आपका एटीट्यूड। ठीक है गाइज, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो इनमें डिफरेंस की बात करते हैं तो एटीट्यूड तो हम एप्टीट्यूड तो उसको कहेंगे जो हमको नेचर से प्रोवाइड करवाया जाता है, यानी कि हमें प्रकृति के द्वारा मिलता है, और एप्टीट्यूड वो कहते हैं जो हम डेवलप भी कर सकते हैं या फिर हमारा जो नज़रिया होता है उसको बोल सकते हैं। तो एप्टीट्यूड में कैसे आता है, जैसे कि सिंगर बनने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आवाज़ का सुरीली होना,
ज़रूरी है। लेकिन क्या कोई एक बाहरी आवाज़ वाला व्यक्ति सिंगर बन सकता है कि नहीं सर हम तो आवाज़ को डेवलप कर लेंगे बाद में, कोई नहीं, हम तो क्या करेंगे इसमें हमारे एडम एप्पल को हल्का करवा लेंगे डॉक्टर से जाके, तो ऐसा नहीं होता, ये नेचुरली प्रोवाइड करवाई जाती है। लेकिन वही जहाँ पे एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड क्या होता है, वो बाहरी चीज़ें होती हैं, इन्हें डेवलप किया जाता है। जैसे लाइक एज बात करें, बॉडी डेवलप करते हैं, उसमें मसल्स वगैरह को डेवलप करते हैं जिम में जाके, तो ये भी एक एटीट्यूड का एग्जाम्पल। बात करते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति है वो क्या कर सकता है कि उसकी रनिंग स्पीड कम है, तो वो क्या कर सकता है, एक अच्छा धावक बन सकता है प्रैक्टिस के माध्यम से, तो वो क्या होगा उसका एटीट्यूड, नहीं वो क्या होगा उसका एटीट्यूड हो गया। ठीक है, तो आई होप आप दोनों का बेसिक डिफरेंस समझ में आएगा, बाकी एथिक्स पेपर में आप बेहतर तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो आइए इसमें सिलेबस की बात करते हैं, तो इसमें सिलेबस क्या क्या दिया गया है देख ले। आइए डियर, तो इसका सिलेबस को देख लेते हैं। इसके जब सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है आपको दिस पेपर बिल इंक्लूडिंग क्वेश्चन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स, यानी कैंडिडेट्स को टेस्ट करता है ये पेपर, यानी कि क्या गया इसमें ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो टेस्ट से रिलेटेड हो कैंडिडेट के यानी व्यक्ति के से। तो क्या क्या टेस्ट देख लेते हैं। इसमें दिया गया आपका, एक तो दिया गया एटीट्यूड दिया गया जिसकी अभी हम बात किए थे, देन दिया गया इसमें अप्रोच, यानी व्यक्ति की किसी वर्क को लेकर क्या अप्रोच होनी चाहिए, इशूज से या जो मुद्दा है उससे संबंधित कैसे सोचता है, कैसे विचारता है, ईटीसी के बारे में बात करता है। देन इसमें रिलेटिंग इंटीग्रिटी, और उसमें क्या किया गया है उसकी इंटीग्रिटी को भी ऐड किया गया। देन बात करते हैं इसमें प्रोबिटी को किया गया है, उसकी ईमानदारी को किया गया है। ठीक है, देन बात करते हैं पब्लिक लाइफ, वो पब्लिक लाइफ में कैसे डील करता है, अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे डील करता है, ये भी इसमें इंक्लूड किया गया। देन बात करते हैं हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, और वो जो समस्याएं हैं उनको कैसे डील करता है, यानी कि ऐसा कौन सा कंक्लूजन निकाल के लाता है समस्याओं से जिससे काम भी हो जाए, वो कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो ऐसा ही कुछ करना होता है इसके अंतर्गत आपको कि आपका काम भी हो जाए और किसी का नुकसान भी ना हो। ठीक है गाइज, तो इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बोला गया है, नहीं प्रॉब्लम को कितने इफिशिएंट उनको सॉल्व करते हैं, ईटीसी इंक्लूड किया गया। देन बात करते हैं इसमें वेरियस इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फैक्टेड, तो बात की गई जैसे कहीं विवादित जगह है तो विवादित जगहों को या विवादित क्षेत्रों को कैसे हैंडल करता है, वो सब इसमें हमको पढ़ना होता है। देन नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो इसमें दिया गया क्वेश्चन में यूटिलाइज द केस स्टडी अप्रोच, और आपको क्या किया केस स्टडी दी गई। चलो एक केस स्टडी एग्जांपल ले लेते हैं, आखिर क्या है केस स्टडी। तो केस स्टडी में डियर क्या किया जाता है, केस स्टडी में कुछ इस प्रकार की बातें रखी जाती है, आइए हम थोड़ा कवर कर लेते हैं केस स्टडी को। तो गाइस जब केस स्टडी की बात करते हैं तो आइए देख लेते हैं केस स्टडी क्या होती है। केस स्टडी में आपको कुछ इस टाइप से क्वेश्चन डील करने होते हैं कि आपको जैसे बोल दिया जाता है कि आप कोई स्कीम लाए हैं, क्या लाए हैं, कोई स्कीम लाए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और वो स्कीम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको एज ए IAS ऑफिसर क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। और उसमें क्या होता है आपको सभी लोगों को ये पॉलिसी या ये स्कीम का क्या देना, फ़ायदा देना है आपको। लेकिन क्या होता है इस एट सिचुएशन में आपको दो सिचुएशन क्रिएट की जाती है आपके सामने, कई सारी मल्टीपल सिचुएशंस भी दे सकते हैं, लेकिन हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। तो सिचुएशन की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि एक तरफ तो आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है एज ए सिविल सर्वेंट, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती है कि आप किसी भी व्यक्ति को आप क्या करते हैं, अगर आपकी योजना का फ़ायदा पहुँचाते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्या पहुँचाएंगे आप डॉक्यूमेंट्स, यानी आपको रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाने होंगे, देन आप स्कीम प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन वहीं पे दूसरा सेगमेंट क्या होता है कि एक वृद्ध महिला है, वो महिला ऐसी है कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स में नहीं है और उसको विशेष ज़रूरत है इस स्कीम की, तो इस समय पे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, क्योंकि अगर आप बिना दस्तावेज के अगर इस वृद्ध महिला को स्कीम का फ़ायदा देते हैं तो आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से मुकर रहे हैं। अगर आप इसको फ़ायदा दे देते हैं, इसको अगर फ़ायदा दे देते हैं इस महिला को आप बिना कागज़ के, तो आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से मुकर जाते हैं और आप एक अच्छा IAS ऑफिसर नहीं है। अगर देन इसके भी बाद में प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप दे देते हैं इसको फ़ायदा तो क्या होती है आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्षतिग्रस्त हो जाती है। लेकिन अगर आप नहीं देते हैं तो उसमें आपकी एथिकल वैल्यूज़ का लॉस हो जाता है, यानी कि आप एक नैतिक व्यक्ति नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपको कैसा डिसीजन लेना होगा, ये क्या होगी आपकी एक केस स्टडी होगी। तो गाइस कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर देंगे।
ठीक है गाइस, आई होप आपको केस स्टडी समझ में आई होगी, यानी कि आपको क्या सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है और आपको वहाँ पे डिसीजन लेने होते हैं, और डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि आपकी इथिकल वैल्यूज भी डिक्रीज ना हो और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिक्रीज ना हो। ठीक गाइस, आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। आखिर क्या है हमारा नेक्स्ट सेगमेंट, उसके बारे में देख लेते हैं हम। तो डियर, हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है क्या है, देख लेते हैं उसको। नेक्स्ट सेगमेंट में इसमें बात की गई है द फॉलोइंग बोर्ड एरिया बिल कवर्ड, और क्या क्या चीज़ों को कवर करना होता है देख लेते हैं। इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, आपको ह्यूमन का इंटरफेरेंस देखना होता है। सो डियर, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, इसमें दे रखा है आपको एसेंस डिटरमिनेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज इथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, डायमेंशंस ऑफ इथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशन, यानी कि आपको अपने प्राइवेट रिलेशन कैसे होने चाहिए, आपके पब्लिक रिलेशन कैसे होने चाहिए, ईटीसी पे बात की गई। ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में बात की, तो ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करते हैं तो थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं। एक वैल्यू है आपकी कौन सी है, पीस पॉलिसी, या फिर आपकी क्या नॉन वायलेंस, ये भी एक वैल्यू है। ठीक है, आपकी ह्यूमन वैल्यू है। ठीक है, तो गांधी जी गांधीयन थॉट के अंतर्गत आती है। तो आपको क्या होना चाहिए, आपको नॉन वायलेंस पर्सन होना चाहिए, ईटीसी। ऐसे ही जो डिफरेंट इंटेलेक्चुअल पर्सन है उनसे भी क्या एक वैल्यू क्रिएट होती है। फिर आपको क्या होना है, एक अहिंसक होना चाहिए, आपको दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए लोगों के साथ, ये सब वैल्यूज के अंतर्गत इंक्लूड की जाती है। देन बात करते हैं तो इसमें बात की गई ग्रेट लीडर्स के बारे में पढ़ना होता है, रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना, रोल ऑफ फैमिली सोशलिटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग वैल्यूज, उनके वैल्यूज के साथ में इंस्टीट्यूशन को भी पढ़ना होता है। देन इसमें दिया गया है एटीट्यूड को एक्सप्लेन कर रखा, क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं इसमें। जब एटीट्यूड की बात करते हैं इसमें कॉन्टेक्ट पढ़ना होता है, स्ट्रक्चर पढ़नी होती है, फंक्शन पढ़ना होता है, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद द एंड बिहेवियर, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस एंड पर्सन्स। ठीक है, ईटीसी को हमको देखना होता है। देन नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो इसमें नेक्स्ट सेगमेंट आपका एप्टीट्यूड में क्या क्या चीज़ें देखिए देख लेते हैं। इसमें फाउंडेशनल वैल्यू, सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, इम्परिलिटी एंड इसको मिटा देते हैं। इसमें नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन, पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपेशन टूवर्ड वीक सेक्शंस, और वीक सेक्शन के प्रति ये सब चीज़ें आपको रखनी होती है। देन बात की गई इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की गई है। इसमें कॉन्सेप्ट, देयर यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस ईटीसी को आपको पढ़ना होता है। देन नेक्स्ट सेगमेंट की बात की गई, इसमें बात कर रहे हैं आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स, आपको क्या पढ़ना होता है, मोरल थिंकर्स। तो आपने शायद हमारी लास्ट क्लास देखी होगी, इसमें हम बताया था कि एथिक्स किस प्रकार से हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है। तो उसमें थिंकर्स आपको वैसे भी पढ़ने होते हैं और इसमें भी आपको पढ़ने होते हैं। तो आप एक जगह अच्छी तरह कवर कर लेते हैं तो आप एक इसका बैकग्राउंड तैयार कर सकते हैं हिस्ट्री के माध्यम से। देन बात करते हैं इसमें हमारे जो नेक्स्ट सेगमेंट दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है आपको, इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट, देयर यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स, फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, विदेशी थिंकर्स को भी आपको पढ़ना होता है। जैसे कि बात करते हैं रूसो हो गया आपका, और मार्क्स हो गए, ईटीसी आपको वर्ल्ड से भी पढ़ने होते हैं। इंडिया में हमारे गांधी जी हो गए, अंबेडकर हो गए, आपके इसी प्रकार से और कई सारे फिलोसफर्स हैं, ईटीसी को आपको पढ़ना होगा। देन बात करते हैं इसमें पब्लिक सर्विस वैल्यूज, इथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट प्रॉब्लम्स, एथिक्स, कंसर्न एंड डिलेमाज, गवर्नमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, लॉ, रूल्स, रिलेशंस या रेगुलेशंस, कंसाइंस, सोर्स एंड ईटीसी आपको देखना होता है। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, जो लास्ट सेगमेंट है, इसमें दिया गया है आपको, क्या दिया गया है आपको देख लेते हैं। इसमें इसी को कंटिन्यू करते हैं, लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, सोर्स
इथिक्स, मोरल वैल्यूज, गवर्नेंस, इथिक्स इशूज, नेशनल रिलेशंस, फंडिंग्स, कॉरपोरेशन गवर्नेंस ETC आपको यहाँ पे पढ़ना। देखो डियर, गवर्नेंस आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होने का है ना, वो इसलिए बता देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। तो ये गवर्नेंस है ना, तो गवर्नेंस का हमको 2 स्तर पर पढ़ना होता है। एक तो एथिक्स स्तर पर पढ़ना होता है आपको, यानी एथिक्स लेवल पर, एक आपको पॉलिटी लेवल पर पढ़ना होता है। ठीक है गाइस, तो ये पेपर 2 में कवर होती है और ये वाली गवर्नेंस पेपर 3 का B वाला सेगमेंट है। ठीक है गाइस, और ये A का B वाला सेगमेंट है पेपर 2 का। ठीक है गाइस, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों गवर्नेंस अलग अलग है। यहाँ पे गवर्नेंस की वैल्यूज़ के बारे में अध्ययन किया जाता है, यहाँ की उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी या जो रूल्स दिए गए हैं उनके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में स्टडी करनी होती है, ये उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ होती हैं। देन नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारे, इसमें बात की गई आपकी प्रोबिटी की बात की गई है गवर्नेंस के अंदर कि आपकी प्रोबिटी क्या होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज, फिलोसफिकल बेसिस गवर्नेंस एंड प्रोबिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट राइट्स, इंफॉर्मेशन कोड, इथिक्स कोड क्या है, ETC के बारे में देखना होता है। कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट आपको देखना होता है। ठीक है गाइज, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल एंड रेगुलेशन जो ही होते हैं वो सब चीज़ें होता है। जैसे कि कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो हर एक चीज़ का कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे कि आपका घर है तो घर क्या होगा, घर का भी तो एक रूल रेगुलेशन होगा। जैसे कि पिताजी होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे को अपने जो भी बच्चे होते हैं बोलते हैं कि रात को 10 बजे से लेट नहीं आना। बच्चे होते हैं घूम फिर के 2-2 बजे तक घूमने आते, तो लेकिन बाहर पढ़ते हैं वो तो आ सकते हैं, लेकिन जो माता पिता के साथ रहते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। वो क्या हो गया, तो आपका कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, यानी आपका रूल है कि आपको इतने बजे तक घर आ जाना है तो आ ही जाना है, अन्यथा पापा बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आगे बात की गई है इसी के अंतर्गत कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में आप जान गए, यानी जो रूल रेगुलेशन होते हैं किसी भी संस्था के हो सकते हैं, देश के हो सकते हैं, ETC। इसमें बात की गई है वर्क स्ट्रक्चर की, क्वालिटी सर्विसेज की डिलीवरी, यूटिलाइजेशन, पब्लिक फंड्स, चैलेंज ऑफ करप्शन, यानी करप्शन में क्या क्या चैलेंज है ये भी पढ़ना होता है। ठीक है, देन बात की गई केस स्टडी अबव इशूज, यानी कि वहाँ पे भी केस स्टडी, यहाँ पे भी केस स्टडी, लेकिन वहाँ पे रिलेट उससे की गई थी गवर्नेंस वगैरह से, यहाँ पे इनसे रिलेटेड यानी करप्शन वगैरह से रिलेटेड जो भी हैं केसेस वो आपको देखने होते हैं। तो आई होप आपको ये सारा का सारा डिस्कशन समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हम पूरा कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम का सिलेबस कवर कर चुके हैं। आपको कुछ सजेस्ट करते हैं कि आपको जो क्या करना है, ये क्लास है या फिर इस क्लास को या हमारी फर्स्ट क्लास को बार बार देखनी है जब तक आपके माइंड में पूरा का पूरा सिलेबस नहीं बैठ जाता। देन आप अच्छी तरह प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जय हिंद, जय भारत। आज के क्लास को हम यहीं अंत करते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं कि आपको रिलेटेड टू PDF क्लासेस से जितनी भी होती है हमारे द स्टडी अलायंस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, और हरिचरण बैरवा के नाम से फेसबुक है, उस पर आपको सारी PDFs और रिलेटेड टू एग्जाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाती है। थैंक यू।